स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे स्वर और व्यंजन के भेद। तो चलिए चलते हैं स्लाइड पर। आइए समझते हैं वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण के भेद क्या हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वर्ण कहलाती है। अर्थात शब्द निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई है वह ध्वनि है और वह ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। उदाहरण के लिए आ, इन्हें हम और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हैं। क, प, च, इन्हें कोई भी व्यंजन को हम टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते और यह ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। आइए अब हम जानेंगे कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, वह स्वर कहलाते हैं। अर्थात जब वायु बिना किसी रुकावट के आबाद रूप से बाहर निकले, उसमें कोई भी रुकावट ना हो, तो ऐसे स्वरों को ऐसी ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। और 11 स्वर जो होते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन मात्राएं जो हैं वो 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। यहाँ पर बच्चे प्रश्न में गलत कर देते हैं। जब उनसे मात्राएं पूछी जाती हैं तो वो 11 ही लिख देते हैं, क्योंकि स्वर 11 हैं इसलिए। परंतु यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्राएं 10 होती हैं, परंतु स्वर जो हैं वो 11 होते हैं। अब देखेंगे स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर एंड प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, इन्हें मूल स्वर और एकमात्रिक स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हें उच्चारण करते समय बहुत ही कम लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर वे हैं अ, ई, उ और री, यह ह्रस्व स्वर होते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। यह हिंदी में 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। आप इन्हें बोलकर स्वयं देख सकते हैं। आ बोलते समय अ से ज़्यादा समय लगता है, बड़ी ई बोलते समय ई से, छोटी ई से ज़्यादा समय लगता है, ऊ बोलते समय बड़े ऊ में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए यह दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और आप जानते हैं कि प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज़्यादा समय लगता है इन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग जो है वह दूर से बुलाने में हम करते हैं। जैसे हम किसी को आवाज़ देते हैं तब हम कहते हैं सुनो, तब राम, ओम। हिंदी में इस तरह के प्लुप्त स्वरों का प्रयोग कम होता है, परंतु दूर से बुलाने में इन स्वरों का उपयोग किया जाता है, इन्हें प्लुप्त स्वर कहा जाता है। आगे हम सीखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजन जो है वो बिना स्वरों की सहायता के बोले ही नहीं जा सकते। यह संख्या में 33 होते हैं। हम यहाँ विस्तार से पढ़ेंगे कि व्यंजन को कैसे बोला जाता है और व्यंजन को किस तरीके से बोला जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ च आधा है, उसमें जब तक हम स्वर अ नहीं मिलाएंगे तब तक हम च व्यंजन को नहीं बोल सकते। म में जब हम स्वर अ को मिलाते हैं तब ही व्यंजन म पूर्ण रूप से तैयार होता है। उसी प्रकार आधे ल में जब हम स्वर अ का मिश्रण करेंगे तब ही जाके ल व्यंजन तैयार होता है। अर्थात यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि बिना स्वर के हम व्यंजन को बोल सकें, यानी कि व्यंजन को बोलते समय हमेशा हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। आइए अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में समझेंगे। स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श कर जाती है। जब जीभ किसी भी मुंह के किसी भी भाग को, जैसे कि कंठ,
तालु, मूर्धा या दांत आदि को स्पर्श करती है, उस प्रकार के वर्ण को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन्हें 5 भागों में बांटा गया है। किसी व्यंजन को बोलते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा हमारे मुख के किसी आंतरिक भाग को स्पर्श करती है, उस तरह के व्यंजन को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर उसे 5 भागों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। आइए देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन 5 वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया है। अब क वर्ग का उच्चारण करते समय हमारे कंठ को छूते हुए प्राणवायु बाहर की ओर जाती है, इसीलिए इसे कंठव्य व्यंजन कहा जाता है। क आप उच्चारण करके देख सकते हैं, कंठ को छूते हुए वायु निकलती है। क, ख, ग, घ, ण, इसीलिए इन्हें कंठव्य कहा जाता है। च वर्ग में जो प्राण वायु है वो तालु किधर होता है, यहाँ तालु होता है, जिसे मैं और आगे आपको बताऊंगी। तालु को स्पर्श करते हुए वह निकलती है, तब उसे च, छ, ज, छ, ए, तो यह तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ट वर्ग जब तालु के आगे होता है मूर्धा, और जब प्राणवायु मूर्धा को स्पर्श कर बाहर की ओर जाती है, तब वह वर्ण जो है मूर्धव्य वर्ण कहलाते हैं, जो कि ट वर्ग के होते हैं। ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के जो वर्ण है वह हमारे पीछे के दांतों को यहाँ स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें दंतव्य व्यंजन कहा जाता है। त, थ, द, ध, न, आप इसे महसूस कर सकते हैं। प वर्ग के जो वर्ण हैं हमारे ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं, और इसीलिए इन्हें ओष्ठव्य व्यंजन कहा जाता है। प, फ, व, भ, म। आइए अब हम अंतःस्थ व्यंजन के बारे में जानेंगे। अंतः का अर्थ होता है भीतर या अंदर। जब कभी व्यंजन का उच्चारण करते समय वह मुंह के भीतर ही रह जाए, उसे अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। यह मुख्यतः 4 प्रकार के हैं, य, र, ल और व। आप इनका उच्चारण करके जब भी देखेंगे तो यह हमारे मुख के अंदर ही रह जाता है, हवा बाहर की ओर नहीं निकलती। अब आप उच्चारण करके देखिए, य, र, ल, व। यह चारों की चारों हमारे मुख के भीतर ही रह जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अब पढ़ेंगे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह से गर्म लगे और वह सांसों को में गर्मी पैदा कर दे, इस प्रकार के जो व्यंजन हैं उनका जो उच्चारण करते हैं और एक गर्मी महसूस होती है। आप अपनी हथेली को जब आगे की ओर रखेंगे तब आपको गर्म हवा महसूस होगी। इस प्रकार के व्यंजन ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं, स, श, स और ह। आप अपनी हथेली रखकर देख सकते हैं, यह ऊष्म होते हैं और इसीलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। संयुक्त व्यंजन के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखिए, उसमें आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया गया है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।